तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और यार ये अपनी जो वीडियो है ये एक्चुअली में अपनी पार्ट 2 वीडियो है अपनी सेरेब्रल हेमिस्फीयर की। और अगर आपने मेरी इसकी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी ना यार, तो पहले आप मेरी इसकी पार्ट 1 वीडियो देख लो, क्योंकि ये पार्ट 2 वीडियो एक तो उसी का कंटिन्यूएशन है। उसके अलावा मैं अपनी पार्ट 1 वीडियो में आपको सारे सल्कस और जाइरस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और मैंने आपको उस वीडियो में ट्रिक भी दी थी किसे यूनिवर्सिटी में कैसे बनाना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वाली वीडियो देख लो, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू आप कर सकते हो। तो आज अपन मेनली इसका पूरा फंक्शनल एनाटॉमी को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यार अपन वही रिवाइज करते हैं जो अपन ने पार्ट 1 वीडियो में देखा था कि इस अपन सेरेब्रल हेमिस्फीयर को 4 छोटे और लोब्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसका वही फ्रंटल लोब, देन इसका पैराइटल, फिर इसका टेम्पोरल और फिर इसका ये ऑक्सीपिटल लोब। तो आपको यार मैं शॉर्ट में बताऊं ना इन लोब्स के फंक्शन क्या है। तो मेनली ये जो फ्रंटल लोब है ना, वो अपना पूरा मोटार एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मोटार एक्टिविटी के बारे में बताऊं, जैसे कि ये मैंने मेरा पेन रख दिया, अब इस पेन को वापस से इस तरीके से उठाने के लिए मुझे मेरी मसल को कंट्रोल करवाना पड़ेगा। तो सारी इस तरीके की जितनी भी मोटार एक्टिविटीज़ होती है ना, उस मोटार एक्टिविटीज़ के लिए मेनली अपना फ्रंटल लोब जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेनली अपना फ्रंटल लोब जो है सारी मोटर एक्टिविटी करवाता है। उसके अलावा मैंने चलो ऐसा मारा अपने आप को, तो क्या हुआ, मेरा ये सारा पेन का सेंसेशन, सारा जो मेरी सेंसरी इम्पल्स हैं, वो अपना सारा सेंसेशन जो है अपन करवाते हैं इस पैराइटल लोब में। तो मेनली अपने पैराइटल लोब जो है वो अपना सेंसरी इम्पल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि अपना टच हुआ, पेन हुआ, प्रेशर हुआ, वो सारे की सारी सेंसरी प्रोसेस अपनी होती हैं इस पैराइटल लोब में। फिर जितना भी अपन जो देखते हैं ना विज़न वगैरह, सारा देखने वाले अपने इम्पल्सेस अपन करवाते हैं ऑक्सीपिटल लोब में। मतलब अपना जो ऑक्सीपिटल लोब है वो मेनली अपन को देखने में मदद करवाता है। और इसका यार जो टेम्पोरल लोब है ना, वो अपना सुनने में, मतलब ऑडिटरी सिग्नल की प्रोसेस में मेनली मदद करवाता है। यार ये तो मैंने आपको क्या थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया इन लोब्स के फंक्शन। एक्चुअली में क्या होता है, इनको आज अपन फर्दर और डिटेल में पढ़ेंगे। जो अपना फ्रंटल लोब है ना, इस फ्रंटल लोब को अपन फर्दर और 5 पार्ट में और डिवाइड करते हैं। जो मेरा फ्रंटल लोब है इसको अपन और 5 एरियाज में डिवाइड करेंगे। पहले मोटार एरिया, देन प्री मोटार एरिया, फिर इसका एक फ्रंटल आई फील्ड वाला एरिया। मेनली मैंने आपको ये बताया था कि अपना ये जो ऑक्सीपिटल लोब है वो अपना देखने के लिए मदद करता है। लेकिन क्या होता है, अपन को देखने के लिए अपन को थोड़ा अपना आई बॉल को मूव भी करवाना पड़ता है। तो इन सारे आई बॉल की मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए अपना इस फ्रंटल लोब में अलग से एरिया होता है। तो आई फील्ड ये डिनोट कर रहा है, मेनली देखने में मदद करेगा। और फ्रंटल का मतलब है फ्रंटल लोब में है, तो इसमें एक फ्रंटल आई फील्ड एरिया भी रहता है। फिर एक इसमें रहता है ये ब्रोंकास एरिया। और यार जो ब्रोंकास एरिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजी वगैरह में इसके ऊपर आपको एमसीक्यू मिल ही जाता है। मेनली ये ब्रोंकास एरिया अपना मोटार स्पीच एरिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये मेनली बोलने में मदद करवाएगा, जो ब्रोंकास एरिया। और फिर इसका एक रहता है प्री फ्रंटल एरिया। तो टोटल अपन अपने फ्रंटल लोब को इस तरीके से 5 और लोब्स में डिवाइड कर लेते हैं। मैं इसको क्या मेरे इस डायग्राम में आपको बना के बताता हूँ। तो सबसे पहले ये आप यहाँ पे देखो, ये बीच में अपना था ये सेंट्रल सल्कस, और इसके जस्ट आगे अपन ने क्या देखा था, अपन ने ये देखा था, और इस सेंट्रल सल्कस के जस्ट आगे अपना होता है प्री सेंट्रल जाइरस। ये अपन ने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में देखा था। तो यार अपना फ्रंटल लोब का ये वाला पार्ट, ये जो आगे वाला इतना पार्ट है ना, इसे ही अपन बोलते हैं पूरा मोटार एरिया। मैं आपको रेड पेन से लिखता हूँ तो आपको और क्लियर दिखेगा। ये अपना है मोटार एरिया। तो मैंने आपको बताया था ना, ये जो अपना पूरा फ्रंटल लोब है इसको अपन और 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो उसमें से इसका जो मोटार एरिया है ना, ये इतने पूरे पार्ट को कहते हैं। यार इस मोटार एरिया का मेनली काम होता है अपने पूरे मोटार एक्टिविटीज़ का कंट्रोल कराना। अब यार यहाँ पे तुम कंसेप्ट समझो, इसमें होता क्या है, ये अपोजिट काम करता है। मतलब कि मानो कि ये मेरा राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, तो अपना ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है
अपने बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करेगा, जैसे कि अपना लेफ्ट आर्म, अपना लेफ्ट लोअर लिम्ब, इन सबको कौन कंट्रोल करवाएगा? अपना राइट वाला सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। और अपना जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होगा वो अपने बॉडी का लेफ्ट वाला पार्ट कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे ये जो मोटर एरिया है ना, ये अपना अपोजिट काम करता है, राइट वाला लेफ्ट बॉडी को और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर अपने राइट बॉडी को। तो पहले तो इसमें ये एक कंसेप्ट है। दूसरा इसमें ये कंसेप्ट होता है कि इसके सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ये अपना पूरा मोटर एरिया है ये। देन इस मोटर एरिया का ये वाला सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है अपने बॉडी का सबसे नीचे वाले पार्ट को कंट्रोल करेगा। जैसे कि इसके सबसे ऊपर वाला हिस्सा अपना कंट्रोल करेगा अपने पैरों को, अपने लोअर लिम्ब को, उसके बाद फिर एब्डोमेन, फिर थोरैक्स, फिर ये वाला अपने अपर लिम्ब को, फिर हेड एंड नेक को। तो क्या यहाँ पे मोटर एरिया इस तरीके से काम करता है, सबसे ऊपर अपने लोअर लिम्ब, फिर धीरे धीरे करके अपने पूरी बॉडी इसके अंदर आने लगती है। तो यार मेनली अपन इसकी फंक्शनल एनाटॉमी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका क्लिनिकल एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यार तुम खुद सोचो, कभी मान लो अपना एक्सीडेंट हो गया और अपने इस फ्रंटल लोब में अपना ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा अपना डैमेज हो गया, तो क्या होगा? इस ऊपर वाले हिस्से डैमेज होने के कारण ये ऊपर वाला पार्ट किसको कंट्रोल करता है? मैंने आपको बताया कि ये राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट वाले बॉडी को पार्ट को कंट्रोल करेगा और उसके ऊपर वाला सबसे लोअर वाले को। तो मानो कि ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर मोटर वाले एरिया में डैमेज आ गया, तो अपना जो लेफ्ट लोअर लिम्ब है ना, वो अपना काम करना बंद कर जाएगा, उसमें पैरालिसिस हो जाएगा। तो इसलिए अपन इसका एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मान लो अगर कभी यहाँ पे ये वाला हिस्सा अपन में लग गई, अपन को मान लो कभी यहाँ पे अपन को एक्सीडेंट से लग गई, तो अपना हाथ जो है, अपने हाथों का कंट्रोल छूट जाएगा। लेकिन मेनली जब भी एक्सीडेंट वगैरह जो होता है, जाहिर सी बात है अपन को खोपड़ी के ऊपर से ही लगती है, ऊपर से ही डैमेज होता है अपना। तो अपने मेनली आप जब भी देखते हो तो उनको पैरों का ही पैरालिसिस ज़्यादा दिखता है, क्योंकि यहाँ पे अपना मेनली डैमेज होता है। तो इस तरीके से मैंने आप बताया कि अपने फ्रंटल लोब का सबसे पहले एक एरिया ये वाला है, उसे अपन बोलेंगे मोटर एरिया, जो कि मेनली अपनी सारी मोटर एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर इस मोटर एरिया के जस्ट सामने अपना प्रेजेंट होता है प्री मोटर एरिया। यहाँ पे आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा, मोटर के जस्ट सामने, तो इसे अपन ने बोल दिया प्री मोटर एरिया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये देखिए आप, ये जितना भी एरिया है ना, ये वाला, ये इसे ही अपन बोलते हैं प्री मोटर एरिया। ये भी अपना मोटर एक्टिविटीज़ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। देन इस प्री मोटर एरिया के जस्ट नीचे ये इतना एरिया मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, यही अपना एरिया है फ्रंटल आई फील्ड का एरिया। ये देखो आप, ये मैंने आपको बताया था ना, एक मोटर देख लिया अपन ने मोटर एरिया, देन प्री मोटर एरिया देख लिया, देन फ्रंटल आई फील्ड वाला एरिया जो मैंने आपको बताया था ना, अब जो फर्दर अपन को और विजन के लिए मदद करेगा। तो ये अपना फ्रंटल आई फील्ड वाला एरिया। देन फिर अपना आता है ये ब्रोंकास एरिया। तो यार ये मोटर जो एरिया है ना, उसके जस्ट नीचे कुछ इस तरीके से ये जो एरिया है, यही है अपना ब्रोंकास एरिया। और ये ब्रोंकास एरिया मेनली अपन को जो है बोलने में मदद करवाता है। और अब आप बोलोगे सर बोलने में कैसे मदद करवाता है? तो यार आप खुद जानते हो, जब अपन को बोलना रहता है तो अपने वोकल कॉर्ड की मसल्स को अपन कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, तो उसके कारण अपन को आती है आवाज़। तो ये ब्रोंकास एरिया अपना वही अपने मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, मोटर एक्टिविटी करवाएगा। और ये वाला एरिया अपन को मेनली बोलने में मदद करवाता है। तो ये इसके अपन ने 4 एरिया देख लिए। देन अब अपना ये लास्ट एरिया और बच गया, जिसका नाम है प्री फ्रंटल एरिया। तो आप उसको नाम से समझ में आ गया, प्री फ्रंटल मतलब ये मेनली ये वाला जो पार्ट है वो है अपना फ्रंटल लोब। प्री फ्रंटल मतलब इस लोब के भी पहले। तो ये वाला जितना भी हिस्सा है ना, ये वाला, उसको अपन बोलते हैं
प्री फ्रंटल एरिया। और यार ये जो प्री फ्रंटल एरिया है ना, वो मेनली अपना इमोशन, कंसंट्रेशन, अटैचमेंट, जजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन शॉर्ट में बोल लूँ तो ये प्री फ्रंटल एरिया अपने इमोशंस और कंसंट्रेशन के लिए ही ये होता है। तो अपन ने देखा अपने फ्रंटल लोब को फर्दर अपन ने और 5 एरियाज में डिवाइड कर लिया। और यार अब तुम देख रहे होंगे कि इसके बगल में कुछ नंबर्स भी लिखे हैं 4, 6। तो यार ये एक्चुअली में अपने हैं एरिया नंबर्स। ये आपको एरिया नंबर्स भी याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले बात ये आती है सर ये रैंडम क्यों है, 1, 2, 3 क्यों नहीं है? क्योंकि यार जिस सीक्वेंस में डिस्कवर हुए ना उसके हिसाब से इनकी एक तो नंबरिंग करी गई है, और दूसरी बात ये सारे अपन को इसके एरिया के नंबर याद होने चाहिए, क्योंकि ये भी क्लिनिकल एनाटॉमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लो कि कभी मैंने आपको ऐसा एग्जांपल दिया था, अपना ये पैर वाला हिस्सा डैमेज हो गया, अपना मोटर एरिया, तो आप ये नहीं बोलते कि फ्रंटल लोब का मोटर एरिया डैमेज हो गया, अपन ये बोलते हैं अपने सेरेब्रल हेमिस का एरिया नंबर 4 डैमेज हो गया। मेनली जो फ्रंटल एरिया जो है ना पूरा, इसको अपन ने दिया है एरिया नंबर 4, तो अपन बोलते हैं एरिया नंबर 4 डैमेज हो गया। इसलिए सारे इसके एरियाज याद होने चाहिए, और यार बड़े ही इजीली तौर पे याद हो जाते हैं। मैं ट्रिक देता हूँ क्योंकि उसकी, तो कुछ ये इसकी ट्रिक है, फ्रंटल लोब की ये ट्रिक है। तो यार उसको ट्रिक बताऊँ ये है कि आपको उसको जब मोबाइल नंबर याद नहीं करते, ऐसे अपन को नंबर के फॉर्म में याद करना है। और ज़्यादा अंग्रेज मत बोलो, हिंदी में हिंदी वर्ड्स यूज़ करो तो अच्छे से याद होंगे। तो तुम्हें गाना गाना पड़ेगा। देखो 4, 6, 8, 9, 10, 11 बोलो, 4, 6, 8, 9, 10, 11 बिना सांस में एक रुके मेरे साथ बोलो एक बार, 4, 6, 8, 9, 10, 11। अपन बोलेंगे अब 4, 6, 8, 9, 10, 11। तो तुम्हें इस तरीके से याद करना पड़ेगा 4, 6, 8, 9, 10, 11। तो पहले 4, फिर ये है अपना 6, फिर ये है अपना 8, फिर ये है अपना 9, ये है अपना 10 और ये 11। तो अपना 4, 6, 8, 9, 10, 11 इस तरीके से अपन ने इसके नंबरिंग कर दी। देन आप बोलोगे सर ये ब्रोंकास के आगे आपने 44, 45 क्यों लिखा है? क्योंकि जो ब्रोंकास एरिया है ना, जो कि अपने बोलने में मदद करवा रहा है, ये बहुत बाद में अपन को पता चला था, तो इसका नंबर देते हैं अपन 44। तो आप ये बिल्कुल याद करना, सही बता रहा हूँ, ये ब्रोंकास एरिया का एरिया नंबर जो कि 44 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजी वगैरह के एमसीक्यू में डायरेक्ट बनता है ये। तो तुम इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। पहले तो जो अपन क्या बोल, तो पहले क्या होता है, तुम इसको ऐसे बोलो, ब्रो बोलने के लिए ब्रो चाहिए। मेरे लिए ब्रोंकास एरिया का शुरू का वर्ड ले लो ब्रो, तो अपन बोलते हैं ना हे ब्रो, हाय ब्रो, तो आप ये बोलो ब्रो बोलने के लिए ब्रो चाहिए, ब्रो बोलने के लिए मतलब ब्रोंकास एरिया अपन को चाहिए। तो आपको ये याद रहेगा कि ब्रोंकास एरिया अपना मोटर स्पीच एरिया है। उसके अलावा भाई जो अपना जो ब्रो है ना, अब अपना जो ब्रो है, अब वो जवान नहीं रहा, वो हो गया बूढ़ा, वो हो गया 44, 45 का हो गया अपना ब्रो। तो आपको इस तरीके से याद रहेगा अपना ब्रोंकास एरिया 44 और 45 का हो गया है। मेनली यार ट्रिक बना के याद करो, वरना तुम भूल जाओगे, रटो मत। तो और क्या, इस तरीके से तुम इसे पेपर में लिख लेना सारे एरिया और अपने दीवार पर चिपका लेना, क्योंकि अल्टीमेटली अपन को बेसिक्स चीज़ें हैं यार, ये पता भी होना चाहिए। तो मैंने भी मेरे फर्स्ट ईयर में यही करा था, लिख के अपने वॉल पे चिपका लिया था। तो तुम्हें आते जाते तुम देखते रहोगे तो और याद हो जाएगा। तो फ्रंटल एरिया अपन ने देख लिया। देन फिर अपन एक पीछे वाला एरिया लेते हैं जो अपना था पैराइटल एरिया। और इस पैराइटल एरिया को मेनली अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सेंसरी में, देन सेंसरी एसोसिएशन में, देन एक वर्निक्स एरिया में। तो यार मैं बताऊं, तुम बिल्कुल भी इसमें घबराओ मत। ये जो मेरा पूरा फ्लो चार्ट है ना, उसका स्क्रीनशॉट मैं वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। देन आप इससे एक बार और फर्दर पढ़ लेना। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अपन देखते हैं मेनली ये अपने पैराइटल लोब को। तो पैराइटल लोब का ये वाला पार्ट जिसको अपन ने यह देखा था ना, ये अपना है सेंट्रल सल्कस के पीछे वाले पार्ट को अपन बोलते हैं पोस्ट सेंट्रल जाइरस। क्यों? क्योंकि सेंट्रल के पीछे है, तो इसका नाम है पोस्ट सेंट्रल जाइरस। ये पोस्ट सेंट्रल जाइरस जो है वो अपना होता है मेन सेंसरी एरिया।
तो अपने जो मेन सेंसेशन होते हैं ना, टच, पेन, प्रेशर, वो सारे अपन इसी के थ्रू अपन सेंस कर पाते हैं। ये सेंसरी एरिया है। देन ये सेंसरी एरिया के जस्ट नीचे वाला, ये वाला जो एरिया है ना, मैं इसको क्या आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। ये वाला, तो ये वाला अपना है सेंसरी एसोसिएशन वाला एरिया। मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। तो ये वाला अपना मेन सेंसरी एरिया है, अपना पोस्ट सेंटर जाइरस, और ये अपना एसोसिएशन सेंसरी एरिया है। उसके अलावा यहाँ पे एक और एरिया था जिसका एरिया नंबर 40, वो है वर्निक्स एरिया। तो यार वर्निक्स एरिया के बारे में बताऊं, जितना ब्रोंकास इंपॉर्टेंट था ना फ्रंटल में, वैसे ही पैराइटल लोब में ये वर्निक्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वर्निक्स एरिया जो अपन ब्रोंकास एरिया से बोलते हैं ना, उसको समझने में मदद करवाता है। मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ ना, तो ये देखो, ये जो एरिया है मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपका वही वर्निक्स वाला एरिया है। तो वर्निक्स एरिया का मेन मैं आपको मोटिव बताऊँ तो आप तो उसको ऐसे याद करो, जो अपन ने ब्रोंकास का ब्रो बोला ना, उसको समझने के लिए अपना लगता है वर्निक्स एरिया। तो अपन ने पैराइटल लोब में 3 मेन एरिया देखे, एक सेंसरी एरिया, फिर उसके नीचे सेंसरी का ही दूसरा पार्ट, और एक ये वर्निक्स एरिया। और उसको याद करने की ट्रिक बताऊं तो उसको याद करने की ट्रिक क्या है, 2 1 3 5 7। बिल्कुल आपको हिंदी में ही गाने के रूप में बोलो, 2 1 3 5 7। एक बार और मेरे साथ बोलो, कमाल, 2 1 3 5 7, बिल्कुल ऐसे ही बोलना है। मैं लिखता हूँ, पहले देखो मैंने क्या ऊपर नीचे लिखा है, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसा है, पहले 2, फिर 1, फिर 3, ये 2 1 3, देन ये 5, और फिर ये 7। तो 2 1 3 5 7। और फिर ये वर्निक्स एरिया अलग से याद कर लेना। अब जाहिर सी बात है, अपन ने ब्रोंकास की जिंगल क्या बनाई थी कि ब्रो अपना जवान नहीं रहा, ब्रो हो गया बूढ़ा, 44 45 का। अब जाहिर सी बात है, जो थोड़े अपने ओल्ड एज रहते हैं उनको ज़्यादा अच्छा कौन समझेगा, बूढ़े लोग ही समझेंगे। तो वर्निक्स एरिया जो है वो भी थोड़ा 40 का है। तो वर्निक्स एरिया का एरिया नंबर 40। ये दोनों एरिया आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। आधी रात में भी कोई पूछे तो बताना चाहिए तुम्हें कि ब्रोंकास 44 का है, वर्निक्स 40 का है। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। देन ये सारे एरिया देखने के बाद अब अपना बच गया ये ऑक्सीपिटल। तो यार ऑक्सीपिटल का मैं बताऊं, मेनली सबसे पहले ऑक्सीपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, 17, 18 और 19। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ, ये देखो आप, ब्लैक नहीं अपन लेंगे पिंक। तो ये है इसका 17, सबसे आगे 17, और ये 17 वाला जो एरिया है यही इसका मेन एरिया है। मतलब इधर ही मेनली अपन जितना भी अपन देखते हैं ना, अपने कलर वगैरह, पूरे विज़न जो है, पूरे विज़न वगैरह जो मेनली अपन जो पूरा विज़न करते हैं ना ऑप्टिक नर्व से, वो अपन इसी 17 वाले पार्ट में करते हैं। तो कभी अपना 17 वाला पार्ट डैमेज हो गया ब्रेन का, तो जाहिर सी बात है अपन को फिर दिखना बंद हो जाता है, अपन को फिर प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये 17 एरिया, फिर इसको डिवाइड करा 18 और 19 में। ये भी अपने पार्ट देखने में ही मदद करवाएंगे। आप तो मेनली इसको याद कर लेना कि ऑक्सीपिटल जो है उसको 17, 18, 19 में डिवाइड करा गया है, और ये मेनली देखने में मदद करवाते हैं। फिर अपन आ जाते हैं इस टेम्पोरल वाले पार्ट पे। तो यार इसके टेम्पोरल वाले लोब को अपन ने 22, 21 और 20 एरिया में डिवाइड करा है। उनका एरिया नंबर याद कर लो, 21, 22, 21 और 20। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इस बार ब्राउन से। तो ये है 22, ये है 21 और ये है 20। तो इस तरीके से अपन ने इसको डिवाइड कर लिया। देन फिर मैं आपको बताऊं, इसमें एक ये वाला एरिया, तो इसका एक्चुअली में एरिया नंबर है अपना 41, और इसको अपन बोलते हैं ऑडिटरी एरिया। तो मेनली पूरा ये टेम्पोरल लोब में इसका ये जो ऑडिटरी एरिया वाला जो एरिया है ना, वो अपना मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, जो अपन सुनते वगैरह है ना, उसके लिए मेनली यही रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि अपना 41,
उसके अलावा ये वाले लोब भी और फर्दर इसमें मदद करवाते हैं। तो ये अपन ने पूरी इसकी देखी फंक्शनल एनाटमी अपने सेरेब्रम की। और यार इस सेरेब्रम से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपना है सेरेबेलम। और इसको यूनिवर्सिटी में मेनली कभी ये आता है ना, तो मैं बताऊँ इसका पार्ट 1 में जो मैंने आपको बताया था ना, सिर्फ डायग्राम आता है कि आप सुपीरियर लेटरल सरफेस का डायग्राम बनाओ। तो उसको मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था कैसे बनाना है। या फिर वो डायरेक्ट आपसे बोलेगा कि सारे फंक्शनल एरिया लिखो आप सेरेब्रल कॉर्टेक्स के। तो उसके लिए मैं बताऊं तुम क्या करना, मैं तुम्हें इस टेबल का स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के एंड में, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे बीडीसी का ही पूरी टेबल है। तो तुम उसमें पहले मान लो ये आ गया क्वेश्चन, तो पहले तुम हेडिंग डालना और ये पूरा डायग्राम बना देना विद नंबर। नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे डायग्राम बना देना। फिर ऐसी टेबल बनाना, पहले फ्रंटल लोब लिखना, फिर फ्रंटल लोब के 5 एरिया, फिर एरिया नंबर। तुम चाहो तो ये लोकेशन वाला टेबल खा जाना, मत लिखना, डायरेक्ट फिर लिख देना इसके फंक्शन कि कौन सा पार्ट किस फंक्शन के, कि कौन सा एरिया किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये भी तुम्हें डिटेल में बता भी चुका हूँ। और ये बड़ी ही इजी टेबल है, 1-2 बार प्रैक्टिस में तुम बना लोगे। तो कुछ इस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आपको लिख के आना है। वीडियो से हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरीके से सारा न्यूरोलॉजी लाने वाला हूँ। और यार मैं आपको बताऊँ, ब्रेन स्टेम का जो ब्लड सप्लाई होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ विलस। तो मैं पूरी आपको न्यूरो एनाटमी अच्छे से डिटेल में पढ़ा रहा हूँ 3D मॉडल बना के, चाहे वो असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्स क्यों ना हो, चाहे वो अपना ब्रेन स्टेम क्यों ना हो। तो यार इसी तरीके से 3D में पूरी न्यूरो एनाटमी पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हो प्लेलिस्ट में, वहाँ पे सारे आपको जो है इसके टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।